अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमदर्द अप टू डेट मॉडल पेपर का फर्स्ट मॉडल पेपर स्टडी करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सेलेक्ट करनी है जो राइट हो। शी डैश हर कैट वेरी मच। अब इसमें लव्ड नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अगो, यस्टरडे या कोई ऐसा हिंट नहीं गिवन कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। लविंग जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डायरेक्ट लग नहीं सकता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है जो यहाँ पे गिवन नहीं है। और शी के साथ लव हो नहीं सकता, ठीक है ना। लव इसलिए नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि अगर शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐसे ईएस का इजाफा होना चाहिए। इस वजह से ये सी वाला ऑप्शन लव्स ठीक है। शी लव्स हर कैट वेरी मच। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें रूटीन या रेगुलरिटी को शो करता है। आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। व्हेन वाला सेंटेंस होगा उसमें आपने पहचान रखनी है कि एक तरफ आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी जैसे ये वाली है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। व्हेन में 1 2 का फॉर्मूला याद रखना है। 1 से मुराद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और 2 से मुराद पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आप देखें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग लगी हुई है। तो यहाँ से आपने पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर व्हेन वाला जुमला होगा एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो दूसरे हिस्से में आप पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे और उसके लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो आपने आई के साथ वाज या वर में से क्या लगाना होता है, वाज। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो हम ढूंढेंगे किधर लिखा जी, वाज रीडिंग। तो इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अगो लिखा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे उसको और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसलिए ये वाले ऑप्शन ठीक है। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। तो इसमें नेक्स्ट का वर्ड जो है वो बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो या तो विल लगेगा या शैल लगेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, शैल सी। लास्ट है इसमें द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। नेक्स्ट से पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसमें हम ढूंढेंगे कि विल शैल या उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोर्ट के साथ शैल नहीं लग सकता, विल लगेगा तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लास्ट ऑप्शन विल गिव ठीक है। उसके बाद एरोगेंस, कॉन्सिक्वेंस, ब्रेवरी और सेपरेट, ये सारे ए वाला ऑप्शन इनके स्पेलिंग्स करने हैं, ये तो एज इट ही करने हैं जैसे लिखे हुए हैं। जो राइट ऑप्शन है वही आपने कंसिडर करनी है। It is no wonder that Allah chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his work। तो dispensation का मतलब उन्होंने पूछा हुआ है क्योंकि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग कह रहे हैं ना, तो ये होता है तकसीम, स्प्रेड करना, फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, पैगाम फैलाना। उसके बाद है इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। तो कमेंडेबल का मतलब उन्होंने पूछा हुआ है, सिनोनिम कह रहे हैं ना, तो हमने कमेंडेबल का मतलब बताना है एडमायरेबल, काबिल तारीफ़। द वर्ड सॉलिट्यूड मीन्स में मतलब पूछा हुआ है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई और लोनलीनेस का मतलब भी होता है तन्हाई। उसके बाद है प्रिजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ या बका। तो प्रिजर्वेशन का मीनिंग पूछा हुआ है, सिनोनिम का मतलब मीनिंग ही पूछा हुआ है, प्रोटेक्शन होता है। पेंसिव का मतलब होता है सोचना, फ़िक्र में होना या उदास होने को भी कहते हैं पेंसिव। तो थिंकिंग डीपली, यहाँ पे इसका मतलब कि कोई इंसान गहरी सोच में होता है ना, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे कि पेंसिव, थिंकिंग डीपली। फिर उसके बाद हमने ग्रामर के अकॉर्डिंग फिल करने हैं एमसीक्यूज़। इसमें है इट इज़ क्वाइट वार्म आउटसाइड। क्वाइट पूछा हुआ है कि क्या है ग्रामर की रूह से। क्वाइट से पीछे अगर देखें तो इस है, इज़ एक वर्ब है, ठीक है, और आगे भी देखें तो एक एडजेक्टिव है। तो ये एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे या किसी एडवर्ब के मीनिंग में या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर दे या उसको चेंज कर दे। तो क्वाइट क्या है, एडवर्ब है और एडवर्ब की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एडवर्ब ही लिखा हुआ है, वही आप सेलेक्ट करेंगे। यानी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के मीनिंग में, इसके ना नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, एड वर्ब, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर दे या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, उनके मानी को बदल दे। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हैव, हैज़, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाली कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है चूज अ सेंटेंस विद अ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद ये है कि फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे ईडी, डी, टी, ई एन, एन इसमें से कुछ लगा होगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब आप चेक कर लेते हैं, ब्रोकन है, कुकिंग है और लव्स है और डिसाइडेड है
और लीव है, ठीक है। आपने ना जो आपकी बुक पे गिवन है वो है ईडी या ईएन लगा हो, तो द ब्रोकन चेयर नीड्स फिक्सिंग, तो इसमें ईएन ये वाली ऑप्शन ठीक है, तो आप पास्ट पार्टिसिपल इसको कंसिडर करेंगे। इवन ये भी ठीक है, दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली, डिसाइडेड जो है इसमें पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का कहा है, तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एक वक्त में आप दो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव पहले समझ लेते हैं। 2+V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, टू लगा हो सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो वो इन्फिनेटिव होता है। फ्रेज से मुराद है कि उसके आगे भी सारी बात है, कुछ और वर्ड्स होंगे, ठीक है। फ्रेज नामुकम्मल जुमला या फ़िक्रा होता है जिससे बात का पूरा मतलब समझ में नहीं आता या जिसका अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो इसमें हमने देखना, द बर्निंग हाउस वाज एवैक्यूएटेड, ही वांट्स टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, द स्टोलन ज्वेलरी वाज रिकवर्ड, स्विमिंग इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ इसी सेंटेंस में है, ठीक है। तो ये वाला राइट ऑप्शन है, टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाला, ये वाला। उसके बाद है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्लटरिंग होता है झूमना या फड़फड़ाना, एंड डांसिंग इन द ब्रीज और हवा में रक्स करना। तो ये इंसानों की क्वालिटीज़ हैं। तो अगर किसी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को हम किसी नॉन ह्यूमन को दे दें, इंसान की खूबी को किसी ऐसी चीज़ को दे दें जो कि ह्यूमन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच में से है। मॉडल पेपर नंबर 2 में कहा गया है कि ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग। अब इसमें हमने जो है एक रूटीन ज़ाहिर करनी है कि एक इंसान अपनी गुज़र बसर करने के लिए एक काम करता है, तो वो रूटीन के साथ ही करता है ना, उसमें रेगुलरिटी का इज़हार किया गया है। तो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी या इट यूज़ किया गया होगा, तो उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है। तो इस वजह से ये सेल्स वाली ऑप्शन ठीक है। और ही के साथ सेल यूज़ हो नहीं सकता, आईएनजी वाली फॉर्म डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकती, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, और विल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग नहीं सकती। उसके बाद है दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब अगर आपके पास बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस गिवन होगा तो दो क्लॉजेज होंगी। एक आपकी मेन क्लॉज होगी, ठीक है, जैसे कि दे डैश देयर मील्स, तो उस मेन क्लॉज को आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरी क्लॉज होगी उसके या कह लें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी उसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह उसको करना है। तो आसानी से हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस हो और जुमले के एक हिस्से में हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो दूसरे में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और अगर उन्होंने सेकंड फॉर्म लगा के दी है तो फिर हमसे जो डिमांड कर रहे हैं तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसलिए हैड टेकन वाली ऑप्शन ठीक है। आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, तो इसमें भी सेम वही केस है, बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो आपने क्या करना है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तो हैड लेफ्ट वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है दे विल बी डैश हॉकी एट दैट टाइम, वो उस वक़्त हॉकी खेल रहे होंगे। तो फ्यूचर में आप बता रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, यानी कि विल बी या शैल बी होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब विल बी तो उन्होंने खुद ही लगा के दे दिया है, तो हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्लेइंग को सिलेक्ट करेंगे। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो से अगर सिर्फ टुमारो लिखा होता तो फ्यूचर कंसिडर करते, बाय टुमारो लिखा हुआ था फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंसिडर करेंगे कि कल तक ये काम हो चुका होगा, ठीक है। तो चुका चुकी की वजह से परफेक्ट है, गा गी के की वजह से फ्यूचर है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और उसमें आपके पास विल हैव, शैल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए विल हैव कंप्लीटेड वाली ऑप्शन ठीक है। वांटेड, करेज, फेथफुल, प्रोडक्ट्स, ये तो स्पेलिंग्स जैसे हैं वैसे ही सही वाले स्पेलिंग्स ही आपने करने होते हैं। नेक्स्ट है ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी भी कह सकते हैं इसको, और इंग्लिश में जॉय भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पीस वाली ऑप्शन दी हुई है, असूलन इनको जॉय वाली ऑप्शन देनी चाहिए थी ना, कि ब्लिस का जो मतलब है वो क्या होता है, खुशी, ठीक है। लेकिन अब अगर वो इसका आपसे मुतज़ाद पूछे ना, तो फिर आपने मिज़री सेलेक्ट करना है। मिज़री होती है बदबख्ती,
ठीक है। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मीनिंग पूछा है तो इसमें हम अमन सुकून वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पीस वाली ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वॉन्डर का अगर सिर्फ हम इतना मीनिंग देखें ना तो उसका मतलब होता है आप बिला वजह घूमते फिरते हैं, जो इधर उधर घूमना, वॉन्डर्ड घूमा, ठीक है। तो अब इसमें हमने मतलब बताना है क्योंकि उन्होंने मीनिंग कहा हुआ है तो हम उसमें रोम्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि रोम का मतलब भी होता है घूमना फिरना, तो रोम्ड मतलब घूमा या आवारागर्दी की, आवारागर्दी करने के सेंस में भी आता है वॉन्डर्ड। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, है ना, रेंडर होता है पेश करना और रेंडर्ड पेश की। तो रेंडर्ड का मानी पूछा हुआ है उन्होंने, मीनिंग पूछा हुआ ना, तो परफॉर्म्ड होगा, यानी कि उन्होंने वो खिदमात पेश की या उनका मुजाहरा किया या वो एक्चुअली उन्होंने काम किया, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब बताना है आपने, वसाइल, ज़राए या असासे, उनको रिसोर्सेज कहते हैं, और एसेट्स भी होते हैं असासे या असासाजात। द वर्ड थ्राइव मीन्स, थ्राइव का मतलब बताना है कामयाब होना, तरक्की करना, तो फ्लरिश का मतलब यही होता है तरक्की करना, कामयाब होना या अरूज पाना। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज में हम देखेंगे कि ब ब दोनों में बी, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है इनिशियल कॉन्सोनेंट बी है और रिपीट हो रहा है। तो जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट होते पढ़ते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच में से अलिट्रेशन में की कैटेगरी में कंसिडर होता है। हिज फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। तो हमें पता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब की बजाय नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं कि वो जेरेंट होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप उससे बैक पे देखें तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ब दिया हुआ है, तो हमने जेरेंट जहाँ पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जेरेंट जो होता है वे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, तो इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे ये यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद है ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच। तो इसमें टू लर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन कंपाउंड सेंटेंस। हमें पता है जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉजेज होंगी और दोनों की दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगी, यानी दोनों की दोनों अपना मतलब खुद समझा सकती हैं, उनको किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी तरफ भी, तो दरमियान में हम सेमी कॉलन लगाएंगे, एक डॉट होता है एक कॉमा होता है, उन दोनों को इस तरह से ज्वाइन किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली कैपिटलाइज। अब इसमें कैपिटलाइजेशन हमने देखनी है, बेसिकली ये भी पंचुएशन का ही हिस्सा है। इसमें हमने सेंटेंस को जो स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, सिर्फ यही कैपिटलाइज करना है लेटर, और कोई लेटर हमने कैपिटलाइज नहीं करना है, एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा देना है। तो बाकियों में आप देखें तो और लेटर्स जो हैं वो भी कैपिटलाइज किए गए हैं, इसलिए वो वाली ऑप्शन आप कंसिडर नहीं करेंगे। मॉडल पेपर नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है आई डैश हियर फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। जब आपके पास एक सेंटेंस में सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया हो तो उसमें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसमें से कुछ हो सकता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगा। तो अब हमने गिवन ऑप्शन में देखना है कि जो हमारे पास हमारे माइंड में एक इमेज बना हुआ है कि ये ऑप्शंस हो सकती हैं, तो उनमें से कौन सी फिट आती है। तो ये वाली ऑप्शन थी हैव बीन वाली, तो ये हमें मिल गई। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैव बीन वेटिंग वाली राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वक्त के तयन की बात थी और फॉर का इस्तेमाल किया गया है। ही डैश 20 मिनट्स अगो। जब अगो की बात की जाए तो मैंने आपको कहा था वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लीव की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी लेफ्ट। इट डैश टू रेन एन आवर अगो, यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी बिगैन। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगैन। उसके बाद है शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। तो मैंने आपको बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस समझाया था, उसमें हमने एक हिस्से में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस किया था और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था। अब चूंकि एक हिस्से में उन्होंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो दूसरे हिस्से में आपने फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। ये भी हो सकता है कि वो आपको फ्यूचर परफेक्ट खुद लगा के दे दें और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज़ करना हो। तो फिलहाल उन्होंने अराइव लिखा हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जहाँ से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसलिए आप जुमले के दूसरे हिस्से में क्या करेंगे कि विल हैव फिनिश, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। उसमें विल हैव, शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो विल हैव लिखा हुआ है और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ठीक है। ही डैश टू अस टुमारो। टुमारो कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर बाय टुमारो होगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा, और अगर सिर्फ टुमारो है तो इट मीन्स के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें
विल या शैल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब चूँकि ही लिखा हुआ तो ही के साथ विल यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, विल कम वाली ऑप्शन ठीक है। फिर स्टफ़ है, ट्रिवियल है। ट्रिवियल होता है मामूली, डाउट, एजुकेशन। द सिनोनिम ऑफ इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड होता है मगन, महव, गुम, मशगूल, मसरूफ़। और इसका जो सिनोनिम है या मानी है वो क्या है, फोकस्ड, यानी कि आप किसी काम में बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो लगा के बैठे हुए हैं, तवज्जो आपने मरकूज़ की हुई है, ठीक है, फुल फोकस्ड हैं, पूरी तरह डूबे हुए हैं किसी काम में, वो होते हैं इनग्रोस्ड। मगन होना, गुम होना, मशगूल होना, मसरूफ़ होना। इनग्रोस्ड, फोकस्ड, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें फुल बिजी होके काम कर रहे हैं ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, तो वो होगा इनग्रोस्ड। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिटिक्स। इंटीग्रेशन का आपने मीनिंग बताना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यकजा साजी, इंजमाम, हम आहंगी। इंटीग्रेशन से मुराद ये होगा यूनियन, ठीक है, यानी आप किसी चीज़ को यकजा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। द वर्ड इंटेग्रिटी मीन्स, इंटेग्रिटी से मुराद ईमानदारी, दयानतदारी या रासबाजी या सालमियत होता है। और यहाँ पे आपके पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से आप ईमानदारी के लिहाज से करें तो इंटेग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी कंसीडर होगा। स्टूप का मतलब होता है झुकना और बेंड भी होता है झुकना। इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन राब्ता या मेल जोल, और राब्ता क्या होता है, कम्युनिकेशन। We didn't go to the park dash it was raining heavily। हम पार्क क्यों ना जा सके क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो अब यहाँ पे क्योंकि के लिए हमने बिकॉज इस्तेमाल करना है, कंजंक्शन पूछी हुई है ना उन्होंने। फिर उसके बाद आपने फिर कंजंक्शन बतानी है, ही enjoys playing football dash he डजंट लाइक वॉचिंग इट ऑन टीवी। वो फुटबॉल खेल के लुत्फ़ तो उठाता है लेकिन उसे इसे टीवी पे देखना पसंद नहीं है। अब आप दो ऑपोजिट सिचुएशंस की बात करते हैं। अब एक चीज़ में हाँ है और दूसरे में ना है, तो दो ऑपोजिट सिचुएशंस हो तो बट यूज़ होता है, तो इसलिए बट यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या करते हैं, जोड़े की शक्ल में आप कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो, नॉट, ओनली, इस तरह की होती है। तो यहाँ पे आइदर और गिवन है, यही कोरिलेटिव कंजंक्शन है। द कैट चेस्ड द माउस, इसमें पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि फ़ाइल कौन सा है, काम करने वाला कौन है, कैट है तो इसलिए कैट सेलेक्ट करेंगे। द सेंटेंस दे वॉच द मूवी विच इज़ द ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट बताना है जिस पर काम वाक़या हुआ, मफ़ूल। तो इसमें मूवी जो है, मूवी पर काम वाक़या हुआ है, मूवी ने खुद कुछ नहीं किया, मूवी पर काम वाक़या हुआ है, तो मूवी सेलेक्ट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट।